हाँ, तो सभी बच्चे अपनी स्मार्ट क्लास में आ चुके हैं? बहुत अच्छी बात। तो जितने भी सभी बच्चे हमारे क्लास 6 में जो पढ़ने वाले, हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं कंपोजिट स्कूल शमशेरगंज के, तो वो सभी बच्चे जो क्लास 6 वाले हैं वो अपनी इकाई 7 खोल लें, जिसका नाम है जीवों में अनुकूलन। ठीक है, तो इसकी जीवों में अनुकूलन, तो देखिए इसकी कल मैं एक क्लास पूरी पढ़ा चुका हूँ बड़े अच्छी तरह से, अच्छे ढंग से। सभी बच्चों को जहाँ तक संभव है तहाँ तक समझ में आ गई होगी। आज हमारी द्वितीय क्लास है। ठीक, ये मेरी आज दूसरी क्लास है क्लास 6 की। तो सभी बच्चे जो हैं विद्यालय में पढ़ने वाले, जो बेसिक शिक्षा परिषद के सभी बच्चे जो हैं अपने अपनी किताब, सबने अपनी अपनी SCRT साइंस की किताब खोली सब बच्चों ने? बहुत अच्छी बात। तो सभी बच्चे बिल्कुल तैयार हैं? बहुत अच्छी बात। तो सभी बच्चे एक बार प्यार से बोल दीजिए वंदे मातरम। देखिए पढ़ाई के लिए सारा का सारा सोर्स मेरा SCERT का ही है। ठीक है, कोई बाहर से नहीं लिया गया मैंने, सब SCERT का ही सोर्स है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अब सभी निकालिए। देखिए आज हम क्लास 2 में सजीवों में अनुकूलन एवं रूपांतरण पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे सजीवों में अनुकूलन एवं रूपांतरण। ठीक, तो देखिए सभी बच्चे, तो सबने ये खोल लिया, अपना अपना टॉपिक निकाल लिया? बस सबने टॉपिक निकाल लिया, तो केवल अपनी किताब को खोल के रख लीजिए और यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक, जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो सब तुम्हारी किताब के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ केवल यहाँ पर देखिए, बाद में अपनी किताब में केवल निशान लगाते रहें। ठीक, देखिए आज हमारे इसमें पढ़ेंगे हम सजीवों में अनुकूलन एवं रूपांतरण। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी पृथ्वी पर जितने भी जो जीव पाए जाते हैं, जो वृद्धि करते हैं, जो सांस लेते हैं, जो जनन करते हैं, ठीक है, और जिसमें संवेदनशीलता होती है, उसके अलावा उनकी बॉडी जो होती है, उनका जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो ऐसे जीवों के जो लक्षण होते हैं उन्हें हम सजीव की कैटेगरी में रखते हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना कि आखिर में सजीवों में ये अनुकूलन कैसे आया और कौन कौन से रूपांतरण हुए। रूपांतरण का मतलब होता है मॉडिफिकेशन। ठीक है, रूपांतरण का मतलब होता है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन हम उसे कहते हैं, पहले हमारे हाथ कुछ और काम करते थे, अब हाथ धीमे धीमे डेवलप हो गए, या हमने किसी और काम को करने लगे तो हमारे हाथ पंखों में डेवलप हो गए। ठीक, तो जैसे भी पक्षियाँ होते हैं, तो पक्षियाँ जो हमारे हाथ क्या हैं, हम अपने हाथ से काम करते हैं, खाना खाते हैं, सारी चीज़ करते हैं, तो हमारे हाथ इसी हिसाब से डेवलप हैं। पक्षियाँ क्या करते हैं, अपने हाथों का ज़्यादातर इस्तेमाल वो ऐसे उड़ने के लिए करते हैं। तो क्या हुआ, धीमे धीमे उनकी वो चीज़ क्या है, पंखों में क्या कन्वर्ट होती गई। तो रूपांतरण उसे कहते हैं, पहले वो चीज़ कुछ और थी, फिर धीमे 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 उसका प्रयोग होता रहा, तो कई लाखों साल के बाद वो कंडीशन आएगी कि वो चीज़ उसी में जाके तब्दील हो गई। ठीक, जैसे मैंने तुम्हें कल जिराफ का चित्र दिखाया था, कल मैंने देखिए एक फिर पहुंच रहा हूं मैं ब्लैक साइड पर, अभी मैं देखो तुम्हें दिखा देता हूं एक बार और नमूने के रूप में। सभी बच्चे इधर देखिए, देखिए यहां पर देखो शब्द लिखा है सजीवों में अनुकूलन एवं रूपांतरण। अनुकूलन का मतलब होता है वो उस कंडीशन में पहुंच गया जहां उसे खाने के लिए सही चीज मिल रही है, उसे टेम्परेचर सही मिल रहा है, वहाँ की वायु सही है, तो वो क्या है, उसमें ढल गया। अब रूपांतरण क्या है, पहले कुछ और उसका अंग था। जैसे ये देख लीजिए, ये देख लिए, अब यहाँ पर गौर से देखिए, रूपांतरण हो रहा है। रूपांतरण उसे कहते हैं मॉडिफिकेशन। पहले देखिए यहाँ पर छोटी है गर्दन इसकी, ठीक, इसने गर्दन का बहुत यूज किया, ये देखिए थोड़ी थोड़ी बढ़ गई, यूज किया तो ऊपर का दाना चानी खाने लगा, पत्तियों को खाने लगा। ये वाली सारी पत्तियां खत्म कर दी, ऊंची पत्तियां अधिक थी, इसके हाथ तो है नहीं, इसके पास दिमाग तो है नहीं, जो नसैनी बना लेगा, सीढ़ी बना लेगा, उसके बाद चढ़ करके भैया पत्तियां खाएगा, सो तो है नहीं इसके पास दिमाग। जानवर है तो अपनी गर्दन को ऊंचा करता रहा, ठीक,
धीमे धीमे कई लाखों साल के बाद इनके बच्चे धीमे धीमे बनने लगे, उनकी गर्दनों का इस्तेमाल करने की गर्दन बढ़ने लगी। ठीक, फिर और उनकी गर्दन बढ़ गई। तो मैं यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर सारे बच्चे कंसेप्ट क्लियर कीजिए, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इस डिजिटल बोर्ड में, क्योंकि तुम इस समय मेरी क्लास में खड़े हो, मैं तुम्हारा सारा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। SCERT की पूरी लाइन को अच्छी तरह से डिफाइन करूंगा यहाँ पर। उसके अलावा जो बच्चे बिल्कुल अपने आप को कमजोर समझते हैं वो कमजोर न समझे, बशर्ते वो रोजाना स्कूल में पढ़ने के लिए आए, और यहाँ पर जो मैं विज्ञान पढ़ा रहा हूँ उसे घर जाकर कम से कम 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ें। और अगर किसी बच्चे के पास मोबाइल है तो मेरी क्लास का रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिए मेरी। ठीक, ये सारी रिकॉर्डेड मिल जाएगी, आपकी सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ छोटी थी, यहाँ बड़ी थी, यहाँ बड़ी थी, यहाँ बड़ी थी, तो हम इसे कहते हैं रूपांतरण। अब यहाँ से क्या है, धीमे धीमे यहाँ पर पहुंच गई, अर्थात उसकी गर्दन में क्या हो गया, रूपांतरण, मॉडिफिकेशन हो गई, अब वो बढ़ गई। ठीक, जैसे ही वो बढ़ गई उसका प्रयोग करते 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 बढ़ेगी, रूपांतरण होगी। पहले कुछ और थी, मॉडिफिकेशन में क्या, यहाँ से चेंजिंग मिलती गई। ठीक, यहाँ से क्या मिलती गई मुझे, चेंजिंग, तो मुझे यहाँ से चेंजिंग मिलती गई। इसी प्रकार की देखिए चेंजिंग को मैं अभी और दिखाता हूँ। इसी प्रकार की देखिए एक और चेंजिंग देखिए, इसको मैंने देखो कल तो मैं बड़ा अच्छी तरह से समझाया था। ये क्या है हमारी, नागफनी। जैसे जैसे पृथ्वी पर कुछ एरिया ऐसा था, पहले ये अच्छे पेड़ थे, इनकी पत्तियां भी होती थी, लेकिन क्या हुआ, उस जगह पर, उस क्षेत्र पर पानी मिल नहीं रहा, धूप बहुत तेज है। जब वहां पर धूप बहुत तेज है, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर क्या है, बहुत टेम्परेचर क्या है, बहुत हाई, ज्यादा है, और पानी है नहीं, चारों तरफ क्या है, रेत ही रेत। जहां पर पानी नहीं होगा चारों तरफ रेत ही रेत होंगे, तो वहां छोटे मोटे पेड़ तो जी नहीं पाएंगे, वो तो मर जाएंगे। ठीक, अगर पेड़ों के अंदर जो रेगिस्तान में पेड़ है जहां पर पानी नहीं बरस रहा है, अगर वहां पर पत्तियां होंगी तो मालूम है पत्तियां क्या करती हैं, वो पानी को उड़ाती रहती हैं, बाष्पित करती रहती हैं। ठीक, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती रहती है पत्तियों में। तो अक्सर तुम्हें जहां कहीं भी रेत होंगे, जहां पानी नहीं बरसता होगा, जहां पानी की बहुत ज्यादा कमी होगी, वहां के अगर पेड़ तुम देखोगे भी तो पहली बात उन पेड़ की पत्तियां बहुत छोटी होंगी। इस बात को अपने दिमाग में रख लो। ऐसी जगह जहां पर कहीं पानी नहीं बरसता है, पानी की कमी है, रेत ही रेत है, अगर वहां पर पेड़ है भी तो उन पेड़ों की पत्तियां पहली बात बहुत छोटी मिलती हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ी पत्तियां होंगी तो पानी को ज्यादा जमीन से निकालेंगी, पानी वैसे भी नहीं है। तो इनमें पहले पत्तियां थी, पत्तियां क्या हुआ, जैसे जैसे पानी की कमी होती गई वैसे पत्तियां छोटी होती गई और छोटी गई, धीमे धीमे एक ऐसी दिशा आएगी, कई लाखों साल बाद, करोड़ों साल बाद ये कंडीशन आ गई कि इनकी पत्तियां जो थी वो कांटों में बदल गई। कांटों में बदल गई अर्थात पत्तियां पानी को ऊपर नहीं उड़ा रही हैं। तो आप रेगिस्तान में कभी भी जाएंगे घूमने के लिए, वहां अक्सर आपको पेड़ मिलेंगे जहां पानी की कमी होगी। पहली बात, उनकी पत्तियां बहुत छोटी होंगी, और जितने भी पानी में जाओगे आप, पानी वाले पौधे में जाओगे, ऐसी जगह जाओगे, मालूम कहाँ, यहाँ झील है, बहुत बड़े बड़े तालाब हैं, वहां पर अगर उसके अंदर तुम्हें पेड़ मिलेंगे तो उनकी पत्तियां तुम्हें बड़ी मिलेंगी। क्यों, वहां पर तो पानी कमी नहीं, जहां पर पानी की कमी नहीं हो वहां की पत्तियां अक्सर बहुत बड़ी मिलती हैं और वो पानी को आराम से इवापोरेट करती रहती हैं। ठीक, और जहां पानी की कमी है अक्सर वहां की पत्तियां छोटी मिलेंगी। तो ये सब क्या हो रहा है, एक रूपांतरण हो रहा है, वो अपने आप को बदल रही हैं। क्यों कि इतने पानी नहीं है तो पानी के हिसाब से उनका साइज छोटा होता गया, छोटा होता है, छोटा हो गया, एक कंडीशन आ गई कि वो स्पाइंस कांटों में क्या होगी, तब्दील होगी। इसे कहता है रूपांतरण। ठीक, तो देखिए हम अपने टॉपिक पहुंचते हैं, ये मैंने अच्छी तरह से कल समझा दिया है। अब अपने ही टॉपिक पे आ जाते हैं, सभी बच्चे गौर से इधर देखते रहें। ठीक है, तो रूपांतरण में हम ये मतलब समझ गए रूपांतरण में कि, एक सेकंड पानी पी लूं। देखिए
हम देखिए अब यहाँ पर अपने टॉपिक पर आ गए और सभी बच्चे आराम से शांति से सुन रहे, क्यों सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए सभी जीवधारी, जितने भी जीवधारी है ना, सभी जीवधारी अपने निश्चित निवास क्षेत्रों में निवास करते हैं। जितने भी जीवधारी हैं जहां उनकी जगह बनी हुई है, जहां उन्हें खाना मिल रहा है, जिस कंडीशन में, जिस वातावरण में अच्छी उन्हें सारी सुविधाएं मिल रही हैं, उसी को मैं क्या कहता हूं, निवास स्थान। ठीक, तो निवास स्थान उसे कहता हूं जहां पर उनकी क्या है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में, उसी को हम क्या कहते हैं, निवास। ठीक है, यदि इनके निवास में परिवर्तन होता है, तो मान लीजिए अगर कोई रहने वाली चीज है, उसे पानी की रहने वाली चीज है, ठीक, अगर वह पानी की रहने वाली चीज है, उसका निवास क्या है, पानी, उसकी प्रकृति क्या है, पानी, अर्थात उसकी जिंदगी ऐसी हो गई है कि वो पानी में रहते 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 उसकी जिंदगी पानी के अंदर ही रह गया। अब उस पानी में क्या है, उसका सारा शरीर पानी के हिसाब का ही क्या ढल गया है। तो जो चीज़ पानी में रहती है, पानी के हिसाब का ही उसका शरीर पूरा ढलता जाता है। हम पृथ्वी पर रहते हैं तो पृथ्वी पर चलते हैं, हम पैरों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो मेरे पैर उसी हिसाब से क्या रूपांतरित हो गए, हाथ उसी हिसाब से हो गए, दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो दिमाग उसी हिसाब से रूपांतरित हो गया। ठीक है, तो हमारी चीज़ जिस प्रकार की जो प्रकृति ने बनाई है वो उसी प्रकार से उसी में रूपांतरित हो जाती है। अगर मैं इनके निवास स्थान से निकालूं तो इन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसका निवास स्थान है पानी। अगर मैं मछली को पानी से निकाल दिया, मैंने मछली को, ठीक, तो मछली का निवास स्थान क्या है, पानी। मैंने उसे पानी से निकाल दिया, पानी से निकाल कर मैंने हाथ में बाहर कर लिया और मैं बाहर ले आया, तो इसे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ठीक, क्योंकि इसकी प्रकृति क्या है, जल में रहने की, तो इन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और अधिक प्रतिकूल दशाएं होने पर, अब मछली के लिए प्रतिकूल दशाएं क्या है, अनुकूल उसे कहते हैं जब वह मछली पानी के अंदर है, पानी में रह रही है, तो पानी में रह रही है तो पानी क्या है उनके लिए, अनुकूल दशाएं। पानी में उसे ऑक्सीजन मिल रही है, पानी में उसे खाना मिल रहा है, पानी में इधर से उधर क्या मूवमेंट कर रही है। तो जो चीज़ जहाँ पर अच्छी तरह सुरक्षित है उसे मालूम है कि मैं पानी के अंदर हूँ तो बिल्कुल सुरक्षित हूँ। ठीक, मुझे खाना मिल रहा है, मुझे हर चीज़ मिल रही है, तो पानी के अंदर क्या है, सुरक्षित। जो चीज़ जहाँ सुरक्षित होती है उसे कहते हैं अनुकूल दशाएं, और जो चीज़ वहाँ से निकाल कर दूसरी जगह पहुँच जाए उसे क्या करना पड़ेगा, कठिनाई का सामना। अब उसे बहुत दिक्कत है तो उसे कहते हैं प्रतिकूल दशाएं। जैसे आदमी के लिए अनुकूल दशा मालूम क्या है, अगर हम गर्मियों की बात करते हैं, ये बच्चे हो, मैंने तुम्हें कई बार वार्निंग दी, तुम्हें सुनाई नहीं देता है। अगर हम बात करते हैं गर्मियों के दिनों में, तो गर्मियों मालूम क्या होता है, गर्मियों में हमारे लिए अनुकूल दशा क्या है, अगर हम कमरे के अंदर हैं, कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, मेरा पंखा चल रहा है, तो मेरे लिए क्या है वो अनुकूल दशाएं, अनुकूल टेम्परेचर है। अगर मैं उस गर्मी में खेत में जाऊंगा जून की दोपहरी में, ठीक, तो क्या होगा, गर्मी इतनी पड़ रही है, वो टेम्परेचर मेरा शरीर झेल नहीं पाएगा और क्या होगा, मैं मर जाऊं। तो प्रतिकूल दशाएं वो होती हैं जिसमें जीव मर जाता है, उसे कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, उसे हर चीज का सामना करेगा, वो क्या है उसके लिए प्रतिकूल दशाएं। अगर तुम अपने घर में आलीशान घर में रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बड़े मस्त रह रहे हो, और तुम्हें लेकर के यहाँ से जंगल में छोड़ दिया जाए बिल्कुल, तो तुम्हारे लिए क्या बन जाएगी, प्रतिकूल दशाएं। क्यों, तुम्हें खाने की समस्या होगी, तुम्हें अपने आप को बचाने की समस्या होगी, क्योंकि वह जंगल में क्या है, बहुत सारे क्या है वहां पर जंगली जानवर हमें खा जाएंगे। तुम्हें बचना भी है, अपना पेट ही बनना है, उसके अलावा बहुत तेज ठंड पड़ रही है, तो आपको पत्ते पत्ते छाल से अपने आप को सुरक्षित भी रखना है। तो जिंदगी तुम्हारी कैसी होगी, वहां पर बहुत कठिनाइयों को तुम्हें सामना करना पड़ा है, अर्थात ऐसी कंडीशन आएगी, हो सकता है तुम मर जाए। मछली के लिए अनुकूल दशा क्या है, पानी। अब उसे पानी से बाहर निकाल देंगे तो और अधिक प्रतिकूल दशाएं होने पर वे मर जाएंगी। उसके लिए अनुकूल दशा क्या है, पानी। पानी से बाहर निकाल दिया क्या होगी, वो प्रतिकूल दशाएं। हमारे लिए अनुकूल दशा क्या है, मेरा घर। अगर घर से निकाल के तुम्हें पानी के अंदर फेंक दिया जाए तो क्या होगा, तुम मर जाओगे, पानी से मर जाओगे।
उसके अलावा देखो पानी ठंडा है तो टेम्परेचर से मरोगे, पानी के अंदर सांस नहीं ले पाओगे, पानी के अंदर जो भी बड़े बड़े जीव हैं वो तुम्हें खा जाएंगे। तो तुम्हारे लिए प्रतिकूल दशा क्या है? वो पानी। तुम्हारे लिए प्रतिकूल दशा क्या है? जंगल में फेंक दिया जाए। तुम्हारे लिए प्रतिकूल दशा क्या है? पृथ्वी से छोड़ करके तुम्हें ऊपर किसी और ग्रह पर छोड़ दिया जाए, जहां पर न तो ऑक्सीजन है, न खाने के लिए कुछ है, न टेम्परेचर का पता है, ऑटोमेटिक मर जाएगा। उसे कहता हूं मैं प्रतिकूल दशाएं, जिसमें व्यक्ति जी नहीं सकता है, जिसमें जीव क्या होगा? मर जाएगा। अब मैंने मछली को बाहर निकाल दिया तो इन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैंने पानी में से उसे बाहर निकाल दिया, अब मैंने क्या किया? मछली को पानी में से बाहर निकाल दिया। जब मछली को खूब मालूम है कि मछली के लिए अनुकूल क्या है? उसका पानी, उसका वातावरण, उसका जलीय निवास, मैंने उसके निवास से उसे बाहर निकाल दिया। अब उसे कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, अब उसे सांस लेने में दिक्कत होगी, अर्थात इट विल लीड टू डेथ, वो मर जाएगी। तो क्या होगा? वो मर जाएगी, डेफिनेटली मर जाएगी। मैंने मछली को बाहर निकाल दिया, ठीक, उससे सांस नहीं मिल पा रही है। हमें खूब मालूम है सांस हम ले रहे हैं खूब, हमारे लिए सही है, हमारे लिए सही है, लेकिन मछली क्यों मर रही है? मछली भी तो ऑक्सीजन ले रही है। अब आखिर मछली मर क्यों रही है उसे समझते हैं। सभी बच्चे इधर देखिए, ये है मछली, इसे देखिए संभल के, ये चित्र सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब ये मछली पानी के अंदर घूम रही है, ये सब पानी भरा हुआ है यहाँ पर, ठीक। ये देखिए इसका चित्र मैंने यहाँ भी लगाया, पहले यहाँ पर देख लिए, ये पानी के अंदर है, ठीक है, ये सब पानी भरा हुआ है, समझ में आई? अब ये पानी भरा हो तो इधर से क्या हो रहा है? इधर से पानी इसके मुंह के अंदर जा रहा है। गौर से इधर देखिए चित्र को, आपकी SCERT के अंदर लिखी हुई लाइन है, हर लाइन को मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूं। पानी इसके अंदर कहां जा रहा है? मुंह से पानी जाने के बाद यहां से देखो निकल रहा है, ठीक, यहां से निकल रहा है। अब क्या हो रहा है? यहां पर देखिए ये चीज लगी हुई है, इसे हम कहते हैं गलफड़े, इसे हम कहते हैं गलफड़े, अर्थात किलो, अर्थात गिल्स, ठीक, कुछ भी कह दीजिए। ये देखिए किलो गिल्स लिखा हुआ है, ये क्या है? गलफड़े। अब पानी जैसे ही लिया तो पानी के अंदर क्या घुली हुई है? ऑक्सीजन। भैया पानी के अंदर ऑक्सीजन क्यों घुली हुई है? ये भी तो कार्ड हो सकता है, SCERT ने दिया नहीं, लेकिन मैं तुम्हें समझा रहा हूं, पानी के अंदर ऑक्सीजन क्यों घुली हुई है? मालूम है तुम्हें? नहीं मालूम है? जब हम तालाब को देखते हैं, हमने तालाब देखा या कोई झील देखी, उस झील के अंदर हम देखते हैं उसमें बहुत सारे क्या होते हैं? पेड़, बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे शैवाल हैं, छोटे छोटे, काई बोलते हैं इसे, शैवाल भी हैं। तो शैवाल क्या कर रहे हैं? प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या करते हैं? वो पानी के अंदर हैं तो ऑक्सीजन गैस छोड़ते रहते हैं, तो वो पानी में ही ऑक्सीजन गैस छोड़ रहे हैं। पानी के बहुत सारे जलकुंभी देखा है तुमने? वो देखा है तुमने तालाब? जलकुंभी वाला तालाब देखा है? उसमें जो जलकुंभी उसको वाटर हाइसेंथ बोलते हैं, उसे क्या है? वाटर हाइसेंथ जलकुंभी होती है ना बहुत, अभी दिखाऊंगा तुम्हें, मैं चित्रकला में दिखाया था। तो उसमें बहुत सारे पेड़, तो वो सब पेड़ क्या कर रहे हैं? हरे भरे प्रकाश संश्लेषण करें, उसके अलावा बहुत सारी ऑक्सीजन गैस को छोड़ देते हैं, तो ऑक्सीजन क्या होती है? पानी में घुल जाती है। अब ऑक्सीजन उस पानी, अब ये पानी जो ले रहे हैं उस पानी के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई है। जैसे मेरे खून के अंदर में क्या करता है? हार्ट देगा, हार्ट, हृदय, मैं अच्छी तरह पढ़ा चुका हूं, इसीलिए कहता हूं कि मेरा रिकॉर्डेड क्लास देख लिया करो 2 बार 3 बार। हृदय क्या करता है? उसमें खून के अंदर में क्या है? ऑक्सीजन मिला देगा, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो खून के अंदर ऑक्सीजन मिल जाएगी और मेरे शरीर के सभी अंगों तक जाएगी, और शरीर के सभी अंगों तक कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके आएगी, क्या? सिराओं के द्वारा मेरे हार्ट में आती है, और हार्ट उसे बाहर निकाल करके किस में दे देता है? फेफड़ों, फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। इसमें ऑक्सीजन घुली हुई है। अब ऑक्सीजन, इन गलफड़ों ने क्या किया? उस ऑक्सीजन को ले लिया, ठीक, और यहां से इन्होंने CO2 निकाल कर बाटल में छोड़ दी अपनी। CO2 किसने ले ली? जो तालाब के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं नहीं, उन्हें CO2 की जरूरत है, उन्होंने पेड़, उन्होंने वहीं से क्या? CO2 ले ली, और इन्होंने उन पेड़ के द्वारा जो ऑक्सीजन घुल जाती है पानी में, ये उन्होंने ली। अर्थात पानी के अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन है ये केवल उसे लेगी। अब बाहर उसे निकाल देंगे तो क्या होगा? बाहर तो ऑक्सीजन है लेकिन हवा में घुली हुई है, लेकिन इसे ऑक्सीजन कौन सी चाहिए? जो पानी के अंदर घुली होनी चाहिए। इस वजह से इसे बाहर निकालिए तो क्या होता है? मर जाती है। दूसरी बात, अगर ये जल के अंदर है
तो पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन को कौन है फिल्टर कर सकता है? केवल गलफड़े, ये गलफड़े। और जो ऑक्सीजन उसमें घुली हुई है वातावरण में, वायु में, उससे कौन फिल्टर कर सकता है? मेरे फेफड़े। तो वो फेफड़ों के काम के लिए आ रही है। इसलिए जितने भी पृथ्वी पर ज्यादातर मिलेंगे जीव ठीक ठाक से, ज्यादातर उन पर जीने के लिए, ऑक्सीजन को लेने के लिए फेफड़े ही उनके शरीर में होते हैं। और जीव मछलियों में गलफड़े में, गलफड़ों क्या में, ये केवल उस ऑक्सीजन को लेंगे जो पानी के अंदर घुली हुई है। समझ में आया? अब मैंने इसे पानी से बाहर निकाल दूंगा तो भैया ये तो ऑटोमेटिक वैसे ही भी मर जाएगी। समझ में आई? ये इमेज को देख लो, इसे देख लो, मैंने दोनों को अच्छी तरह समझा दिया। ये भी मछली के, यहां से ऑक्सीजन वाला पानी इसके मुंह में जा रहा है और यहां से बाहर निकला है। ये है गलफड़े, ये है गलफड़े, अर्थात यह श्वसन करती है गलफड़ों के द्वारा। इतनी बात समझ में आई? अब उसे देखे, यहां पढ़ लीजिए, देखिए क्या लिखा है। दरअसल मछली जल में घुली हुई ऑक्सीजन को किलोमों द्वारा ग्रहण करते हैं। ये देखो, अभी मैंने तुम्हें समझाया है उस चीज को जो लिखा हुआ है, मैंने यहां पर अच्छी तरह से उसे एक्सप्लेन कर दिया है। मैंने उसे क्या कर दिया यहां पर अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। सभी बच्चे गौर से इधर देखते जाएं, सारी चीज को मैंने एक्सप्लेन कर। यही देखो तुम्हारी SCERT के अंदर लिखा हुआ किताब के अंदर में, दरअसल मछली जल में, ये देखिए जल है, जल में घुली ऑक्सीजन को किलोमों द्वारा ग्रहण करते हैं। ये देखो लाइन लिखी हुई है, इसे मैंने समझा दिया। जल से बाहर निकालने पर वह सांस नहीं ले पाती है, और अगर जल से बाहर सांस लेगी तो उसके शरीर में फेफड़े होने चाहिए। फेफड़े तो है नहीं, क्या है? किलोम, अर्थात क्या है? गलफड़े, अर्थात क्या है? गिल्स, अर्थात क्या है? गिल्स। तो गिल्स का काम केवल यही है कि वो इस मछली के अंदर पाए जाते हैं। ठीक, मेढक है, अभी मेढक के बारे में बताऊंगा वो कैसे सांस लेता है, पानी में जाता है तो कैसे लेता है, उसे बाहर कैसे लेता है। पहले इतनी चीज बताई, तुम्हारी सब समझ में आया? बाकी घर जाके पढ़ना। तो ये सारी चीज देखिए हमारे भी लिखा है। अब हम आगे देखते हैं। जिसकी प्रकृति जल की है तो वो जल में ही वृद्धि करेगा। उसे जमीन पर डाल दो, वो जमीन पर कभी वृद्धि नहीं करेगा। जो जमीन की रहने वाली चीज है, जिसका निवास जमीन पर है, उसे तुम जल के अंदर डाल दो तो वो जल के अंदर काम नहीं करेगा। इसका एग्जाम्पल हमारी SCERT ने आम के पेड़ का दिया है। उसमें देखो किताब में आम के पेड़ के बारे में लिखी होगी। ठीक है, यदि हम आम के पौधे को पानी में रोप दिया जाता है, आम का पेड़ है, आम का पेड़ है, मैं आम के पेड़ को मालूम है क्या करूंगा? अगर मेरे पास आम का पेड़ है, अगर मेरे पास क्या है? आम का पेड़, अगर आम का पेड़ है, हमें मालूम है कि आम का पेड़ भैया जमीन पर लगता है, उसकी बहुत गहरी क्या जाती है? उसकी बहुत गहरी जड़ जाती है। बहुत अच्छी बात। अब मैंने आम का एक छोटा सा वो लिया, मालूम है क्या? बीज या छोटा सा पौधा लिया, जहां पर पानी है मैं उस पानी के अंदर डाल देता हूं, क्या वो हो जाएगा? तो पौधे को पानी में रोप दिया जाता है तो आम की जड़ें श्वसन नहीं कर पाती हैं। वो आम की जड़ें क्या हैं? श्वसन कहां पर करेंगी? मिट्टी के अंदर ही करती रहती हैं। ठीक है, मिट्टी से ही वो न्यूट्रिशन लेती हैं, मिट्टी से जितनी जरूरत है उतना पानी लेंगी। उसे बेमतलब में पानी के अंदर ही डाल दो तो वो वैसे ही मर जाएगी। और पौधा, उसकी जड़ें इतनी लंबी पानी के अंदर जा ही नहीं पाएंगी। ठीक, तो पौधे को तुम लगा दोगे, वो नहीं हो पाएगा वहां पर, अर्थात वो बेकारी हो जाएगा, मर जाएगा। समझ में आई कि नहीं? यही देखो SCERT ने दे रखा है। अब आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, गौर से देखिए। प्रत्येक जीवधारी को किसी निवास पर रहने के लिए, प्रत्येक जीवधारी को किसी निवास स्थान पर रहने के लिए उपयुक्त दशाएं आवश्यक होती हैं। उपयुक्त दशाएं यानी कि फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन मतलब क्या है? अनुकूल परिस्थिति। वो दशाएं, ये कह रहा देखो प्रत्येक जीवधारी को किसी निवास स्थान पर रहने के लिए
उपयुक्त दशाएं, जिसे मैं कहते हैं अनुकूल परिस्थितियां या अनुकूल दशाएं आवश्यक हैं। अगर वो कहीं पर रहेगा तो वहां पर क्या है, उसे रहने के लिए अनुकूल दशाएं दो। अगर अनुकूल दशाएं नहीं है तो वो मर जाएगा। अगर मछली को मैं तालाब में से बाहर निकाल लाया हूं तो वो मर जाएगी। अब दूसरी जगह पर रख रहे हो तो ऐसा पानी भर लीजिए जिस पानी के अंदर कुछ पेड़ भी पड़े हों जो ऑक्सीजन छोड़ते हों, ठीक है, उसी के अंदर मछली को डाल दो तो उस मछली को अनुकूल दशाएं दे दो। वो चीज जो उसे तालाब के अंदर मिल रही है वो चीज आप अब छोटा सा बना लीजिए अपने घर पर, उसके अंदर बहुत सारी परिस्थिति मिल जाएंगी तो मछली कई दिनों तक रह सकती है जिंदा। समझ में आएगी नहीं? तो ये तो कह रहा है उसे किसी निवास स्थान पर रहने के लिए उपयुक्त दशाएं आवश्यक होती हैं। उपयुक्त दशाएं नहीं मिलेंगी तो वो मर जाएगी। इन्हीं उपयुक्त दशाओं के अनुसार जीवधारियों में अपने को ढालने की क्षमता का विकास होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अनुकूलन। अब गौर से देखिए, अब वो क्या है, मान लीजिए कोई जीवधारी ऐसे हैं, मेरी पृथ्वी पर बहुत सारी चिड़ियां मिलती हैं, ठीक, कुछ चिड़ियां ऐसी हैं जो कीट खाती हैं, कुछ चिड़ियां ऐसी हैं जो दाना खाती हैं, कुछ चिड़ियां ऐसी हैं जो मछली को खाती हैं, कुछ चिड़ियां ऐसी हैं कि शिकार को बहुत झपट्टे मार करके लेके जाती हैं तो वो आसमान में खाती रहती हैं या किसी पेड़ के ऊपर रख। तो हर प्रकार की क्या है, सिस्टम अलग अलग है। तो उन्होंने अपने आप को ढाल लिया है। मान लीजिए इसे देखिए, इस पक्षी की चोंच को देखिए तो इसकी चोंच इस प्रकार की है, इसे जो खाना खाती है उसके अनुसार ही इसकी चोंच तब्दील हो गई है। इसकी चोंच में और इसकी चोंच में डिफरेंस मिलेगा तुम्हें। इसका खाना कुछ और है, इसका खाना इसका खाना क्यों, इसकी चोंच, इसने जैसे जैसे जिस खाने को जहां रहने के लिए अपनी चोंच का जैसे इस्तेमाल किया, धीमे धीमे 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख हो सकता है उसे 50 लाख लग गई हो। इसके पीढ़ी दर पीढ़ी दर जितने भी बच्चे आते रहे ना, तो धीमे धीमे क्या है, इस चोंच का इस्तेमाल होता गया। उसी प्रकार से हम तोते को देखते हैं तो तोता हो सकता है अपनी चोंच को ऐसे खाता हो, कोई फल खाने के लिए या किसी चीज को पेड़ पर लगाए तो थोड़ी सी चीज उसे खानी है, ज्यादा ढूंढने की उसे जरूरत नहीं पड़े तो उसकी चोंच उसी हिसाब से तब्दील हो गई है। अगली देखिए, इसकी चोंच इसके हिसाब से तब्दील हो गई है। दूसरी है, मैं ईगल देखता हूं, चील है, तो चील की चोंच चील के हिसाब से तब्दील होती गई है। तो इनके खाने के हिसाब से, इनके निवास के हिसाब से, इनके प्रयोग के हिसाब से धीमे धीमे क्या है, इनकी चोंचों में क्या हो गया, रूपांतरण। ठीक, अब देखिए मछलियां जल में रहती हैं तो जल के हिसाब से उनका शरीर क्या है, जल के हिसाब से ढल गया। मेंढक जल और थल दोनों पर रहता है, ठीक, तो मेंढक क्या है, वो जल और थल दोनों पर रहता है। तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि हो सकता है मेंढक कभी किसी करोड़ों साल पहले पानी में ही रहता होगा। ठीक, जब कहीं पर भी पानी की धीमी धीमे कमी होती गई तो उसने क्या किया, अपने आप को थोड़ा थोड़ा पानी से बाहर निकालने स्टार्ट कर दिया। तो 1 करोड़ों के साल ऐसी कंडीशन आ गई कि वो पानी के बाहर भी कुछ समय तक रहता है और पानी के अंदर भी रह सकता है। तो उसका शरीर ऐसा है, ये कह सकते हैं इसकी जिंदगी जब से शुरू हुई है तब से पहले पानी से ही शुरू हो गई है। ठीक, तो उसकी जिंदगी है पानी से ही शुरू हो गई है और धीमे धीमे उसने अपने आप को बाहर निकालना शुरू कर दिया, जिससे वो दोनों जगह पर कुछ अपना काम चला सकता है। ठीक, इसी प्रकार से मगरमच्छ को देख लीजिए। ठीक, अपने हिसाब से किसको देख लीजिए, मगरमच्छ को। अभी तुम दोनों के अभी नंबर लिखता हूं मैं। ठीक, मगरमच्छ को देख लीजिए। मगरमच्छ ज्यादातर तो पानी में रहेगा, पानी के अंदर है, उसके शरीर में बहुत ताकत है, पानी से बाहर निकल जाएगा, ठीक, तो ताकत उसकी कम हो जाएगी। लेकिन ये भी क्या है, अपने आप को पानी में और पानी से बाहर दोनों जगह पे इसने अपने आप को क्या कर लिया, ढाल लिया। उसके अलावा जीव की बात नहीं करते, हम पेड़ों की भी बात करते हैं। और मैंने तुमसे अभी कहा था कि अगर पेड़ों की बात करते हैं, अगर जल वाला पेड़ है, पहली बात जो जल के अंदर रहेगा तो उसे इतनी मजबूत, जैसे तुमने आम का पेड़ देखा है, नीम का पेड़ देखा है, नीम के पेड़ को देखते हैं तो उसकी लकड़ी जो तना होता है बहुत मजबूत होता है।
तो पानी के अंदर रह रहा है, उसे जरूरत नहीं है मजबूत की, पतला मिलेगा। पानी के अंदर है, पत्तियां उसकी कितनी भी बड़ी हो, पानी नीचे से खर्च भी कर रहा है, उसके बाद अपार पानी है, इसलिए पानी वाले जितने मिलेंगे उनकी पत्तियां देखिए बहुत बड़ी मिलेंगी। दिख रहे हैं तुम्हें, बहुत बड़ी मिलेंगी। पानी वाले अक्सर होंगे तो उनकी पत्तियां अक्सर बड़ी ही मिलेंगी तुम्हें। ये देख लीजिए। अब आगे देखिए हम वातावरण के आधार पर बात कर रहे हैं। वातावरण के आधार पर जंतु तथा पेड़ पौधों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहले जली, तो कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ पौधे भी ऐसे होते हैं जो मुझे जल में मिलते हैं, कुछ स्थलीय, कुछ पेड़ ऐसे हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जो मुझे स्थल पर देखने के लिए मिलते हैं। उभयचर, कुछ पेड़ ऐसे हैं, पेड़ पौधों की बात कर रहा हूं, कुछ पेड़ पौधे भी ऐसे हैं जिसे मैं ब्रायोफाइटा या मोसेज कहता हूं। ब्रायोफाइटा, जब पेड़ में पढ़ोगे तो ब्रायोफाइट्स एक ऐसे पेड़ हैं वो पानी से धीमे धीमे करके क्या बाहर निकले, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें प्लांट एम्फीबिया कहते हैं। और यहां पर बात करें जंतु की तो इसे मैं कहता हूं क्या, एनिमल एम्फीबिया। तो ये पानी और पृथ्वी दोनों के लिए क्या है, अनुकूलित है। उसके अलावा वायु भी, कुछ जीव ऐसे जो ज्यादातर वातावरण के ऊपर हवा होती है उस हवा आसमान में घूमते रहते हैं, जैसे कि परिंदे। तो इन देखिए 1 2 3 4, तो हमारी जो SCERT ने कुछ जंतु एवं पौधों को 4 वर्गों में बांटा है, ठीक है। एक तो जली, एक स्थली, एक उभयचर और एक वायु। वही देखो किताब में लिखा हुआ, निशान करते जाओ। अब देखिए आकृति, देखिए आकृति, इधर देखिए आकृति, इधर देखिए गौर से देखिए आकृति, इधर देखिए आकृति। आकृति है क्या, ये देखिए कैसी बनी हुई है, ठीक। आकृति और इनके आकार, आकार, ठीक है, एवं रंग रूप, संरचना तथा आवाज संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है, अडप्टेशन कहलाता है। अब देख लीजिए, यहां पर तुम्हारे पास एक चित्र बना हुआ है स्लाइड पर। ये ऊंट है, ऊंट की आकृति ऐसी क्यों है, क्यों कि ये ऊंट है, ऊंट राजस्थान में रहता है, यानी मरुस्थल में, जहां पर बहुत ज्यादा क्या है, रेत है। उस रेत में पानी है नहीं, चारों तरफ रेत ही रेत है। तो इसमें पहली बात, जहां पर पानी की कमी है तो इसके पास वो कैपेसिटी है, ये पानी को पी सकता है, तो कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। यहां पर पानी क्या स्टोर कर लेगा बहुत ज्यादा चीज में, ठीक है। दूसरी बात, इसके जो पैर हैं, इसके जो पैर हैं, इसके पैर कैसे होते हैं, एकदम गद्देदार। जो गद्देदार पेड़ होते हैं, जो इनके पैर होते हैं वो क्या है, रेत पर चलने में इन्हें क्या है, आरामदायक होते हैं। अर्थात ये रेत पर बहुत तेज गति से चल सकता है। मैं घोड़ा वहां पर चलाऊं तो घोड़ा नहीं चल पाएगा, भैंस नहीं चल पाएगी वहां पर। इसके पैर, तो ये कह सकते हैं, देखिए आकृति, इसकी आकृति, आकार और रंग रूप, ठीक है, और इसकी संरचना जैसी बनी है, वो आवाज संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन, जहां पर जैसा है, जैसा आवाज होता है उसी के अनुरूप हो गई है, ठीक। मछली देखिए जल में रहती है, इसमें गर्दन नहीं पाई जाती। जल में रहने वालों की गर्दन नहीं मिलती, अक्सर गर्दन है इसमें नहीं है, केवल सर है। और सर भी कैसा है, धारा रेखित, अर्थात ये पानी को चीरता हुआ जाएगा, दिख रहा है। और यहां से एक डायरेक्शन चेंज कर दी, इसे मैं पक कहता हूं, फेंस ना। यहां पर देखिए जहां पानी की कमी है वहां पर धीमे 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 इस पेड़ ने अपने आप को ढाल लिया और इसकी संरचना ऐसी बन गई। अर्थात ऐसी संरचना बन के अब ये पानी, अब क्या है, जहां पानी नहीं है तो अपने आप को झेलता रहता है, जीवित रहता है, ठीक। बतख, बतख को हम देखते हैं तो बाहर उसे जमीन पर छोड़ दो तो जमीन पर भी क्या, वो दाना पानी चुनती रहती है, जमीन पर भी घूमती रहती है। उसके अलावा वो पानी के अंदर डाल दो तो वो पानी के अंदर भी क्या, तैरती रहती है। उसके अलावा उसके जो पैर हैं, ये पैर दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, इसके जो पैर हैं, इसके पैर में देखिए कैसा एक जाल सा बना हुआ है, जैसे वाइपर सा होता है
जाल होता है, जाल ऐसे हाथ का, ऐसे जाल। तो हमने अक्सर नाव को देखा है, तुमने नाव को, तो नाव में जो चलाता है उसके पास 2 डंडे होते हैं, पतवार का काम करते हैं, वो ऐसे ऐसे यूं करके करता जाता है तो पानी ऐसे ऐसे करता जाएगा यूं करके, डंडे होते हैं वो डंडे या तो एक डंडे से ऐसे करता जाएगा यूं करके, फिल्मों में देखा वो तुमने, ठीक है। तो नाव क्या मेरी आगे जाती है, तो उसके हाथ में एक डंडा होता है, डंडे में एक ऐसा सिस्टम बना होता है जो पतवार का काम करता है, ऐसे ऐसे। तो ठीक जितने भी ज़्यादातर जीव ऐसे जो जल के अंदर ज़्यादा रहते हैं वो कभी कभी बाहर भी निकल आते हैं, तो उनकी पैरों की संरचना ऐसी मिलेगी। ये पतवार का काम करता है, जब बतख पानी के अंदर चली जाएगी तो वो ऐसे ऐसे नीचे करती रहती है, जिससे क्या है वो आगे यूं करके तैरती जाती है। तो क्या है, ये जल के अंदर चली जाती है। तो इसी प्रकार से तैरने में ये देखिए सहायक है इसके पैर, इसके पैरों को देखिए गौर से, ठीक है। इसके जो पैर होते हैं ऐसे करके देखिए संरचना होती है इसके पैरों की, दिख रही है तुम्हें, ये देखो बनी हुई है ऐसे ना। ये पैर क्या करते हैं, ये है इसके पाद और पाद के बीच में लगा हुआ जाल, तो इसे मैं कहता हूं पाद जाल, ठीक। अब ये क्या कर रहे हैं, एक चप्पू की तरह काम कर रहे हैं और इसे आगे मूवमेंट करा रहे हैं। अब इसे देखिए, इसके नाखून देखिए, ये भी पक्षी है, इसके भी पंख हैं। इसे देखिए, इसके नाखूनों को देखिए, नाखून तेज हैं, लेकिन यहां पर ऐसी मुझे संरचना नहीं जो इसमें मिल रही है, तो वो जाल जैसी इसके पैरों में मिल रही है मुझे कहीं पर नहीं। तो इसका मतलब ये कि ये पानी में नहीं तैर पाएगी ज्यादा, इसके नाखून तब्दील हो गए किसमें, किसी भी चीज को झपट्टा मार के, जैसे मछली है या किसी नीचे से किसी भी बड़ा खरगोश वगैरह है या कोई छोटा जीव है, चूहा है, उसे तुरंत सांप को एकदम पकड़ ले जाएगी, ठीक, पकड़ कर क्या इसे खा लेगी। तो इसके हाथ केवल कटीले हैं जो किसी के अंदर घुस जाएंगे और उसे पकड़ लेते हैं कठिनाई से, ठीक है। इसी प्रकार से ये सारी संरचनाएं होती जाती हैं। अब देखिए एससीईआरटी, देखिए अब एससीईआरटी ने क्या लिखा है, अब देखिए एससीईआरटी देखते हैं अब एससीईआरटी ने क्या लिखा है, ठीक। यहां पर देखिए जलीय अनुकूलन। अब हमें जलीय अनुकूलन के पढ़ते हैं, पहले हमें यह देखना है कि आखिर में क्या बात है इन मछलियों में कि ये मछलियां ही जल के अंदर क्यों रहती हैं, हम चले जाए तो हम क्यों नहीं रह सकते। तो मेरे जो स्किन है, ये खाल है, इस खाल के ऊपर, त्वचा के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए क्या लिखा है एससीईआरटी ने इसके बारे में, धान को रोपते समय, ये देखिए धान है, इधर लोग धान कर रहे हैं, जब धान करता है तो खेत के अंदर पानी भरा होता है, तो जो पानी भरा होता है मैं उसी में धान को रोपते जाते हैं। ये देखो धान लगा रहे हैं, पानी भरा हुआ है, इनके देखिए पैर पानी में डूबे हुए और इनके हाथ हैं वो भी हर वक्त भीजे रहते हैं और ये धान को गाड़ते रहते हैं। सबने देखा है, सब गांव के बच्चे हैं, ठीक है। तथा अधिक देर तक कपड़ा धोते समय, तो यहां पर क्या है, इनके पैर सारा दिन पानी के अंदर हैं, इनके हाथ सारा दिन भीगे हुए हैं। हाथ में क्या है, ये प्लांट के पौधे पकड़े, ये प्लांट पकड़े हुए हैं, पौधे पकड़े हुए धान के, उसे पानी के अंदर डालें तो इनका हाथ भी पानी के अंदर भीगा है और पैर भी भीगा है। अब दूसरी कंडीशन में यदि हम कपड़ा धोते हैं, मैं टब के अंदर कपड़ा धो रहा हूं, तो 1 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे या 4 घंटे ज्यादा देर तक कपड़े धोते रहेंगे तो मेरे हाथ क्या ज्यादातर पानी में भीगे रहेंगे, अर्थात मेरे हाथ यहाँ पर पानी के अंदर हैं, यहाँ भी मेरे हाथ और पैर पानी के अंदर हैं। सारा दिन अगर मैं पानी के अंदर रखूंगा तो मेरे जो पैर हैं उन पैरों की स्किन सिकुड़ जाएगी। समझ में आई, पानी में क्यों सिकुड़ जाती है त्वचा, ये देखो पैरों की है, सारा दिन पानी में रहेंगे तो मेरे पैरों की स्किन क्या है, सिकुड़ जाएगी। अगर मैं सारा दिन हाथों को लेता रहूंगा, कपड़े ही धुलता रहूंगा तो मेरे हाथों की जो स्किन नहीं है ये भी सिकुड़ने लगेगी। देखिए अभी यही देखिए एससीईआरटी ने लिखा है तुम्हारी में, किताब अच्छी है लेकिन पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। हमारे हाथ तथा पैर की त्वचा इसलिए सिकुड़ जाती है क्योंकि हमारा शरीर पानी में रहने के लिए अनुकूलित नहीं है। हम सारा दिन पानी में रहेंगे तो देखिए इस प्रकार से मेरी उंगलियों पर देखिए ऐसे सिकुड़ने लगेंगी। ये देखिए मेरे हाथ सिकुड़ जाएंगे, दिख रहा है मेरे हाथ सिकुड़ रहे हैं, क्यों, मेरा शरीर तो पानी के लिए बना ही नहीं। लेकिन मछली को हम देखते हैं तो मछली क्या है, मछली की स्किन कहीं नहीं सिकुड़ रही है, वो तो ताजा बनी रहती है एकदम,
बहुत ज्यादा ताकत होती है उसके अंदर, लेकिन मैंने अपने हाथ को रखा तो मेरे हाथ देखिए सभी सिकुड़ गए। सिकुड़ गए कि नहीं? ये देखिए अच्छी तरह देखिए, तुम्हारे सामने चित्र लगा हुआ, बिना चित्र के तुम कुछ नहीं समझ पाओगे। देखिए, परंतु जलीय जीवधारियों का शरीर पानी में रहने के लिए अनुकूल है। इनका शरीर पानी में ही रहता है, अर्थात उनका शरीर क्या है, उस पानी के लिए ढल चुका है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे यहां पर इफेक्ट दिख रहा है। यहां पर क्या दिख रहा है मुझे? तो यहां पर इफेक्ट कैन सीन, यहां पर मुझे इफेक्ट दिखाई दे सकता है, बट कैन नॉट सीन इफेक्ट इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। लेकिन कोई भी जलीय जीव है उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। यहां पर इफेक्ट है क्योंकि हम बाहर रहते हैं पानी से, थोड़ी बहुत देर है तो दुनिया जल जाती है, ज्यादा देर है तो ऐसे स्किन सिकुड़ जाएगी। समझ में आएगी नहीं? अब देखते हैं क्यों। अब मछलियों के बारे में देखो क्या लिखा है। मछलियों के बारे में लिखा क्या है, देखिए, अनुकूलन जीवधारियों के शरीर में रचनात्मक विशेषताओं के कारण होता है। आखिर में ये मछलियों में अनुकूलन कहां से आया? धीमे धीमे अनुकूलन, उसका शरीर भी ढल गया, उसके शरीर की पूरी रचना भी क्या है, जल के हिसाब की बन गई। ठीक, देखिए, जलीय वातावरण में रहने के लिए शरीर को सुरक्षा की आवश्यकता होती है। अब जलीय वातावरण में कोई भी जीव रहेगा तो उसे भी किसकी आवश्यकता है? सुरक्षा की। अब देखते क्या है, देखिए, जलीय जंतु मछली के शरीर पर जलरोधी शल्क पाए जाते हैं। जलरोधी शल्क का मतलब पता है? वो जल को रोक देते हैं, अर्थात ये शल्क है, ये तो दिख रही तुम्हें, ये इसे मैं कहता हूं शल्क, स्केल्स। ये क्या है? ये जल को अंदर नहीं जाने देती, ये उसको सुरक्षा प्रदान करती है। इसकी स्किन ऐसी बनी हुई है जो कि इस मछली को सुरक्षा प्रदान कर रही है, इसकी त्वचा। ठीक, इनमें श्वसन के लिए विशेष रचनाएं जैसे क्लोम्स पाए जाते हैं। मछली जल के अंदर रहेगी, पहली बात, उसके अंदर जो पाए जाने वाले ये हैं शल्क, ये शल्क इसे क्या है, रक्षा दे रहे हैं। उसके अलावा इसके अंदर क्लोम है, क्लोम जो पानी है उस पानी में तो ऑक्सीजन को खींच रहे हैं, और जो पानी काम का नहीं है उसे बाहर निकाल देते हैं। क्लोम फायदा कर रहे थे। ठीक है, तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखित। अब ये तैरेंगे तो इनका शरीर कैसा है? धारा रेखित, अर्थात तिकोना होता है। जैसे नाव होती है तिकोनी, नाव को तुमने देखा है ऐसी होगी, यूं करके आगे से इस प्रकार से ऐसे चलती जाती है। तो ऐसे देखो चले, इसका मतलब क्या है? धारा रेखित, अर्थात ये पानी को चीरने के लिए काम आता है। समझ में आई नहीं बात? धारा रेखित। और चपटे पक होते, और इसके पक कैसे होंगे? चपटे। ये देखो, ये जब ये मूवमेंट करेगी, इधर उधर करेगी तो उठ जाएंगे, अर्थात एक हिसाब से चल रहे हैं तो नीचे बैठ जाएंगे। दूसरे देखिए, गर्दन का अभाव होता है। अभाव का मतलब पता है? गर्दन नहीं पाई जाती है। जितने भी जल में रहने वाले, मोस्टली ज्यादातर प्राणी होंगे जो जल के अंदर रहते हैं, उसमें किसी में भी गर्दन नहीं पाई जाती है। मेढक को देख लो, मेढक में गर्दन नहीं पाई जाती है। यहां पर देखिए, इसमें गर्दन का क्या है? अभाव, अर्थात जलीय जीवों में गर्दन होगी तो वो गर्दन को ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, जो उनके लिए क्या है, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उन्हें दिक्कत करेगी गर्दन, इसलिए उसमें क्या है, गर्दन नहीं पाई जाती। तथा आंखों पर निमेशक पटल होती हैं। हम अगर पानी के अंदर चले जाए तो क्या होगा? मेरी आंखों के अंदर पानी भर जाएगा। अगर हम हवा में उड़ने लगेंगे, ठीक, हवा में, तो मेरी आंखों में हवा भर जाएगी बहुत ज्यादा, हमें दिक्कत होगी। लेकिन मछलियों की आंखों में पानी नहीं भर रहा है, और जो जीव आकाश में उड़ते रहते हैं बहुत तेज स्पीड से, उनकी आंखों के अंदर भी क्या? हवा नहीं भर। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों पर क्या मिल रही है? निमेशक पटल। ये देखिए, ये आंख है, इस आंख के ऊपर देखिए तुम्हें ये दिख रही है एक पटल सी, ये ऐसे करके यहां पर बंद हो जाती है, इसे कहते हैं निमेशक पटल। ये क्या है? निमेशक पटल, अर्थात निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, इसे हम कहते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। तो देखिए, निमेशक पटल होती है। मुझे निमेशक पटल यहाँ मिली है, और इसके अलावा मुझे पक्षियों में देखने के लिए मिलती है। ठीक, ये सभी लक्षण मछली के जल में तैरने, भोजन की तलाश तथा श्वसन के प्रति अनुकूलन है। अगर ये सारे लक्षण हैं तो मछली क्या है? जल के अंदर तैर भी लेगी,
ये सारे लक्षण तो क्या, मछली जल के अंदर भोजन भी देख लेगी, ये सारे लक्षण हैं तो क्या, वो मछली जल के अंदर क्या कर लेगी, श्वसन। तो ये सारी चीज अगर हमारे शरीर में होते तो हम भी जल में रहते। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए आगे, अब इसे देखिए गौर से। इसी प्रकार अन्य जलीय जंतुओं में भी अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं। मछली के अलावा हम बात करते हैं किसी और दूसरे जंतु की, उस दूसरे जंतु में देखते हैं क्या मछली के अलावा उसमें भी कुछ लक्षण मिल रहे हैं मुझे। तो देखिए, जिनके कारण ही वे जल में निवास करते हैं, मछली के अलावा और भी देखते हैं जंतु, वो जल में कैसे रह रहे हैं। मछली में तो ये सारी चीज मिल रही है, क्या मुझे दूसरे जीव में, मेढक में मिल रही देखने के लिए। देखिए, मेढक के पश्च पाद जाल में तैरने में सहायक होते हैं। इसके देखिए पिछले पैर, पश्च का मतलब होता पिछले, ये देखिए पिछले पैरों को देखिए, पिछले पैर देख रहे तुम्हें मेढक के, इसमें देखिए जाल बना हुआ है, ये देखिए, ये देखिए इसमें देखो क्या बना हुआ है, ये जाल किसका काम कर रहा है, मेढक चला जाएगा तो ये भी चप्पू काम करता है और इसे तैरने में बहुत सहायता करता है। देखिए पश्चपाद, ये वाले जल में तैरने में, ये देखिए जल में तैरने में, ठीक, तथा लंबी मांसपेशियां भूमि पर कूदने में सहायक होती हैं। अब ये पैर कर रहे हैं इसके किस लिए, तैरने में। भैया कहां पर तैरने में, जल में। जल में तैरेगा तो ये चीज होगी, जैसे मैंने तुम्हें बतख में दिखाया था अभी। अब इसकी ये लंबी मांसपेशियां क्यों बना दी हैं, इसकी लंबी मांसपेशियां इसलिए बना दी हैं कि अब जल में है तो ये वाले पैर यहां पर ये तैरने का काम कर रहे हैं। अगर ये जल से बाहर आ गया, ठीक, और इसे किसी से खतरा दिखता है तो इसकी टांगें इतनी मजबूत होती हैं जो झटक्का मारेगा तो वहां पहुंचेगा, ठीक। तो इसकी जल से बाहर क्या करती है टांगें, इसकी कूदने में सहायता करती हैं, ठीक। यही देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, लंबी मांसपेशियां भूमि पर कूदने में सहायता करती हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त यह जल में त्वचा द्वारा, अगर यह जल में है तो त्वचा द्वारा करेगा श्वसन। तो कैसे करेगा श्वसन, तो त्वचा द्वारा करेगा यह श्वसन। अब जल में चला गया तो अब जल से बाहर आ जाएगा तो अब एयर वाली लेगा ऑक्सीजन। यहां पर कौन सी ले रहा है, वाटर वाली, यहां पर कौन सी लेगा, ये एयर वाली। अब एयर वाली लेगा तो इसके अंदर फेफड़े मिल रहे हैं, तो इसके अंदर क्या मिला है, फेफड़े। अब जल से बाहर निकल आया तो फेफड़ों से सांस लेने लगा, जल के अंदर गया तो इस खाल है, ये खाल, इस खाल से, इस स्किन से, त्वचा से, ये देखो बना हुआ चित्र, इससे सांस ले रहा है। तो मेढक जल में त्वचा के द्वारा सांस लेता है और जल से बाहर फेफड़ों के द्वारा लेता है। यही मुख्य बात है यहाँ पे समझने की, ठीक है। तो स्तर पर फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है, समझ में आई। मेढक क्यों कर रहा है, इसलिए दोनों जगह पर रह सकता है मेढक। अब देखिए यहां पर अगला, ये देखिए इसी प्रकार क्या ये सारी चीज जीवों के अंदर मिलती है, क्या पेड़ भी यही काम करते हैं। अब पेड़ों के लिए देखते हैं, जीव भी मुझे जल में मिल रहे हैं, क्या कुछ पेड़ भी हैं जो मुझे जल में मिलते हैं, तो चलो उस पेड़ों को भी देखते हैं। इसी प्रकार जलीय पौधों में भी अनुकूलन होता है, जो जल में पाए जाने वाले कुछ पौधे हैं मुझे वहां भी अनुकूलन देखने के लिए मिल रहा है, समझ में आएगा नहीं। तो मुझे वहां भी क्या मिल रहा है, अनुकूलन। देखिए इन पौधों का शरीर कोमल तथा कमजोर है, जब जल के अंदर है तो उसे मोटी लकड़ी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अर्थात उसका तना कैसा होगा, उसका तना पतला होगा और कमजोर भी होगा भी, ठीक है, कमजोर होता है। क्योंकि इन पौधों के शरीर, ठीक, इन पौधों का शरीर सभी भागों में मृदु ऊतक अधिकता में पाए जाते हैं। तो इनके पौधों का जो शरीर होता है, इसके पौधा, ये पौधे बात करते हैं, इसमें मुझे ऊतक मिल रहे हैं। कौन से ऊतक मिल रहे हैं मालूम है, जो जल को इधर से उधर ले जाते हैं, ऊतक मिल रहे हैं। अगर बड़ा मोटा पेड़ है जमीन पर, वहां पर क्या जाइलम और फिलोयम काम कर रहा है ले जाने के लिए, और यहां पर क्या मृदु ऊतक मिल रहे हैं। तो क्या है, जल में रहने वालों का क्या है, मृदु ऊतक अधिकता मिलते हैं, अर्थात यहाँ पर काष्ठी चीज नहीं मिलेगी। तथा काष्ठी ऊतक अत्यंत, काष्ठी ऊतक कहाँ मिलेंगे, जैसे आम का पेड़, नीम का पेड़, जो पेड़ की तना होता है ना बहुत मजबूत होगा, काष्ठ का मतलब होता लकड़ी,
तो उसकी लकड़ी क्या होगी, बहुत मजबूत। तो वहां पर मिलने वाले मुझे ऊतक क्या कहता हूं मैं, काष्ठीय ऊतक। यहां पर लकड़ी इसकी मजबूत तो है नहीं, तो वहां पर हम क्या कहेंगे, मृदु ऊतक, ठीक। और जहां पर अधिक है उसे क्या कहेंगे, काष्ठ ऊतक। तो पहली बात ये है पेड़ जल वाला। मैंने तुम्हें पहले बताया था इसकी पत्तियां कैसी होती हैं, ज्यादातर जल वालों की पत्तियां ज्यादातर बड़ी मिलेंगी। ये है हाइड्रिला, इसकी पत्ती भले छोटी है लेकिन पूरा का पूरा सारा पेड़ पानी के अंदर ही रहता है, ठीक। तना कमजोर है, जड़ की उसे ज्यादा जरूरत नहीं है, छोटी जड़ होगी वही काम करेगी, क्योंकि जड़ लंबी किसकी होती है, जो जमीन पर होते हैं। और पानी की कमी है तो जड़ मेरी बहुत नीचे चली जाएगी। इनके पास तो पानी के अंदर ही डूबे पड़े हैं, तो इन्हें क्या जरूरत है, जड़ की। छोटी सी जड़ होती है, वो केवल उन्हीं प्रकार से काम करती है। समझ में आया कि नहीं? अच्छी तरह से 2 घंटे 3 घंटे अपने घर जाके पढ़ो, तब समझ में आएगी पढ़ाई। अगला देखिए SCERT में, देखिए क्या लिखा है, अगली लाइन SCERT की देखिए, पत्तियां पतली। पत्तियां भी कैसी होंगी, चौड़ी है लेकिन बहुत पतली होती है, मोटी नहीं होती, ज्यादा पतली होती है, ठीक। कटी फटी होंगी अथवा तैरने की अवस्था में होंगी, या तो वे कटी फटी होंगी अथवा पानी के ऊपर तैर रही होंगी। पानी है तो पानी के ऊपर तैरती रहती है, जैसे अभी कमल का दिखाया था, पानी के ऊपर तैर रही है छप्पर की तरह। ऐसे पत्तियों में प्राय स्टोमेटा का अभाव होता है। जो जल में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं तो उनकी पत्तियों में स्टोमेटा नहीं पाई जाती। ये स्टोमेटा क्या होता है, इसे रंध्र कैसे कहते हैं, रंध्र के बारे में ऊंची क्लास में जाओ तब बताएंगे क्या होता है। यहाँ पर तुम्हारे सामने तुम्हें ज्यादा बताओ तो भैंस के सामने बीन बजाने के बराबर होता है, क्योंकि ज्यादा बकते रहो तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आएगा। बस इतना समझ लो, पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं, इस प्रकार के स्टोमेटा होते हैं जो क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं, जो बाष्पोत्सर्जन भी करते हैं, जो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन को निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है। तो रंध्र पाए जाते, छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों में। तो यहाँ की पत्र बात है, इसमें क्या करें, पत्तियों में रंध्रों का भाव, यहाँ पर रंध्र नहीं मिल रहे हैं, इन पर सारा काम नीचे ही हो जाता है। ऑक्सीजन नीचे से ले लेंगे, ये जीवों ने छोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड, इन्होंने ले ली, इन्होंने क्या छोड़ दी, ऑक्सीजन नीचे, वो जीवों ले ली। तो इन्हें ज्यादा जरूरत नहीं, ऊपर वाले मैटर से ज्यादा मतलब, इन्हें नीचे वाले जीवों से ज्यादा मतलब है, ठीक। इधर देखिए, इन पौधों में जड़ तंत्र अल्प विकसित होता है। जड़ तंत्र का मतलब होता है रूट सिस्टम। यहाँ पर रूट सिस्टम क्या है, पानी में तो रूट की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, तो इतना बड़ा सिस्टम इन्हें लेने की जरूरत नहीं है। बड़ा सिस्टम किसमें मिलेगा, आम, पीपल, नीम, शीशम, जितनी बड़ी बड़ी हैं जो जमीन पर पाई जाती हैं, उसमें मुझे रूट सिस्टम देखने के लिए मिलता है। तना, पर्णवृंत तथा पत्तियों में अधिक वायु कोश होते हैं। देखिए ये है इनके तना, इसके अंदर देखिए तना है, और पत्तियों के अंदर पर्णवृंत होता है, जिससे पत्तियां जुड़ी होती हैं, उसे मैं कहता हूं पर्णवृंत, ठीक है। जैसे ये है, ये पत्तियां जुड़ी हुई हैं, तो यहां पर इसे बोलता हूं मैं पर्णवृंत। पत्तियों में अधिक वायु कोश, यहाँ पे अंदर क्या है, बड़े बड़े क्या मिलेंगे मुझे, एयर सैक्स, वायु कोश मिलेंगे। अतः जलीय पौधे स्पंजी तथा हल्के हो जाते हैं, जैसे कि जलकुंभी। अब मैं, ये है मेरे पास एक पेड़, जिसे कहता हूं मैं जलकुंभी, हिंदी में कहते हैं इसे जलकुंभी, और इंग्लिश में कहते हैं क्या, वाटर हायसिंथ। अब सुनिए इसकी खास बात क्या है, ये जल में क्यों मिलेगा, जल वाले क्यों मिलते हैं जल में। अगर इस पेड़ को लेके आओ आप, इस पेड़ को जब आप लेकर के आएंगे तो लेने के बाद एक ब्लेड लीजिए, उस ब्लेड से इसके तने को काटिए या पत्ती को काटिए, तो उस पत्ती या तने के अंदर क्या, इसका जो तना होता है उसे ऐसे दाबोगे तो पानी निकलेगा। अर्थात स्पंज देखा है तुमने, स्पंज जिससे बर्तन धुलते हैं, स्पंज सोखता है बोलते हैं इसे, उसके अंदर पानी भर जाता है, दबा दो तो निकल जाता है, और उसे दबा दो निकल जाएगा, ठीक है। तो इनकी जो वो होती है पत्तियां और इसका तना होगा, कैसे होंगे, स्पंजी, अर्थात हल्के होते हैं, पानी अधिक भरा होता है। समझ में आएगी नहीं। लेकिन आम की लकड़ी, नीम की लकड़ी, ठीक, या बबूल की लकड़ी, किसी भी लकड़ी को तोड़ो उसे दबाओ तो वो दबेगी नहीं। क्यों, क्योंकि वो लकड़ी कैसी है, काष्ठीय, उसमें लकड़ी है, स्टैंड है, बहुत मजबूती है। ये क्या है, ये तुम गीली लेके आओगे तो बहुत है, जब सूख जाओगे तो ये कम रह जाती है, वो सूख करके गए। इसे उठाओगे हल्की है, बहुत उठी चली जाएगी। अभी भारी है तो नहीं उठेगी,
लेकिन जब जैसे पानी सूख जाएगा हल्की हो जाती है बिल्कुल। तो इसकी आप तोड़ करके देखना तो उसमें क्या है, बिल्कुल फप्पस मिलती है, उसके अंदर कुछ दम नहीं होती है, केवल पानी भरा होता है। यही तो कहा है इसमें। इसकी पौधे कैसे होते, स्पंजी कैसे होती हैं ये, स्पंजी। ठीक है, स्पंजी का मतलब क्या, केवल उसके अंदर पानी भरा होगा, जैसे पानी सूख जाएगा बिल्कुल हल्की हो जाएगी, पिचक करके नहकर रह जाती है। ये खास बात होती है जो जल में पाए जाने वाले पौधों के बारे में। ठीक है, ये भी देखिए सिंघाड़ा है, सिंघाड़े का पेड़ है, इसे देखिए सिंघाड़े के पेड़ को, इसकी देखिए पत्तियां दिख रही है तुम्हें, बहुत पतली हैं, कटी फटी हैं, चौड़ी वाली हैं और पानी के ऊपर तैर रही हैं। तो ज्यादातर पानी के ऊपर क्या कर रही है, तैर रही हैं। इसे भी जब आप बाहर निकालोगे तो ये भी कैसी होती हैं, स्पंजी, अर्थात अभी निकालोगे तो बहुत वजन है, क्योंकि पानी भरा हुआ है, पानी सूख जाएगा बिल्कुल नहकर रह जाएंगे। ठीक, जलीय पौधों के सभी भागों पर जलरोधी मोम अथवा उपचर्म क्यूटिकल की परत पाई जाती है, जो इनको पानी में सड़ने से, ये पानी में सड़ क्यों नहीं रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, कुछ लकड़ी ऐसी होगी, बाहर वाली लकड़ी है जमीन पाई जा रही, उसे पानी के अंदर डाल दो, क्या धीमे धीमे सड़ जाएगी वो, लेकिन ये नहीं सड़ रही है, क्यों, कोई वजह जब तो नहीं सड़ रही, ये सड़ क्यों नहीं, क्योंकि इनके पौधों के सभी भागों पर जलरोधी मोम या उपचर्म, जिसे मैं कहता हूं क्यूटिकल, इसके ऊपर जो ऐसा है, इसको देखिए ऐसे लकड़ी से मिलेंगे तो इसकी जो ऊपर वाली है इस पर मुझे क्यूटिकल की परत मिलती है देखने के लिए। वो क्यूटिकल की परत क्या करती है मालूम है, इसके ऊपर चढ़ी होती है खाल की तरह, वो क्या करती है, इसे सड़ने से बचाती है। लेकिन वो क्यूटिकल परत मुझे यहाँ नहीं मिली पेड़ों पर, इनकी लकड़ियाँ डाल देंगे तो पानी में थोड़े दिनों बाद सड़ जाएंगी, ये नहीं सड़ रही, क्यों, क्योंकि उस पर क्यूटिकल परत मिल रही है, अर्थात इनका शरीर पानी में ही के लिए बना है और ये पानी के लिए क्या अनुकूलित हो गए। ठीक, देखिए इन्हीं लक्षणों के कारण ये पौधे जलीय वातावरण में सफलतापूर्वक जीवन यापन करने में सक्षम होते हैं, जैसे कि सिंघाड़ा, जैसे कि बेलसनेरिया, जैसे कि हाइड्रोलाब्रन, जैसे कि कुमुदिनी आदि। सिंघाड़े हैं, सिंघाड़े का ये देखिए फल कहाँ मुझे मिल रहा है, जल के अंदर। तो जहाँ जिस खेत के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में जल भरा होगा, ठीक, तो जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में जल भरा हुआ तो मैंने देखा, तो वहाँ पर मेरा सिंघाड़े का पेड़ है, मैंने वहाँ पर सिंघाड़े लगा दिए। और सिंघाड़े के देखिए इस प्रकार से पेड़ होते हैं, इनकी पत्तियाँ देखिए आपको चौड़ी मिलेंगी, पतली मिलेंगी, इसका तना क्या स्पंजी होता, ये इसके विशेष लक्षण हैं, ये सारे लक्षण हैं, तभी ये पानी के अंदर जीवित रह सकता है, अन्यथा ये जीवित नहीं रह पाएगा। जिस प्रकार से मछलियाँ थी, मछलियाँ के शरीर में बहुत सारी संरचनाएं हुए, अगर वो सारी संरचना तुम्हारे अंदर है तो तुम भी पानी में रह लोगे। तो जहाँ पर जो जीव, अब यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकला है मेरा इस अनुकूलन वाले चैप्टर से, अनुकूलन वाले चैप्टर से मैं ये सीख चुका हूँ और मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जो जीव जिस वातावरण में रहता है तो धीमे धीमे उसका शरीर नहीं है उसी प्रकार से क्या होता है, ढल जाता है, अर्थात वो उसी में अनुकूलित हो जाता है। तो जो चीज धीमे धीमे जिसमें अनुकूलित हुई है उसे मैं क्या कहता हूँ, अनुकूलन, अडेप्टेशन। ठीक है, उसे मैं क्या कहता हूँ, अनुकूलन। तो अनुकूलन का मतलब हो तो धीमे 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 किसी चीज की आदत पड़ना। अब ये धीमे धीमे आदत तुम्हारी 4 दिन में तो पड़ेगी नहीं, धीमे धीमे बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं तब जाके परिवर्तन पहुंचता है, एकदम नहीं पहुंचता किसी जगह पर। देखिए अब आगे देखते हैं, मेरी SCERT की लाइन कुछ और कहा है तो देखता हूं मैं आगे क्या कहा है SCERT की लाइन में। शायद चलो, तो इस सारी चीजों को तुम अच्छी तरह समझ गए, सारी चीजों को। तो आज हमने इसके बारे में देखिए, जलीय अनुकूलन को हमने अच्छी तरह से पढ़ा और जलीय अनुकूलन के बारे में हम समझ चुके हैं। और आगे हम इससे आगे हम देखते हैं, आज के लिए हम सब देखते हैं कि मेरा लेक्चर की क्लास भी 1 घंटे की हो चुकी है। अब 1 घंटे से वो आगे नहीं, यहीं पर विराम देते हैं क्योंकि थोड़ी बोरियत तुम्हें भी मिल जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सभी बात को मेरे उदाहरण से रखें। जितने भी बच्चे क्लास 6 में पढ़ते हैं, क्लास 7 में पढ़ते हैं, क्लास 8 में पढ़ते हैं, सभी बच्चे जो हैं अपने हिसाब से जो यहाँ पर मैं पढ़ाया गया SCERT का, जो भी मैंने SCERT को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, ठीक है, सारी चीज़ों को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करें और उसके सॉल्यूशनों को कर रहे हैं।